बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 में हिंदी साहित्य के पेपर 2 से रिलेटेड यह वीडियो होगा जो कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास हिंदी साहित्य की पेपर 2 की नहीं हुई थी और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे कि सर जी हिंदी का पेपर 2 जल्दी महासंग्राम वीडियो लाइए। तो मैंने 2 दिन पहले आपको मॉडल पेपर दिया है, उसको आप लोगों ने देखा, बड़े अच्छा प्यार दिया उस पर। तो उसी श्रृंखला में मैंने सोचा कि आपको महासंग्राम वीडियो दे दी जाए जिसमें आपके क्वेश्चंस और आंसर्स आपको लिखित फॉर्म में मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने छांटा है और आपके समक्ष उसको रखने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को अगर पसंद आती है आपको तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है। पेपर 2 हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष यानी बीए थर्ड ईयर बीए पार्ट 3 में आपको हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर इसमें समाहित किए गए हैं और बहुत ही अधिक संख्या में हमने इसमें प्रश्नों को रखा है और इस प्रकार से कुछ प्रश्न होंगे। एक प्रकार से ये रिवीजन क्लास है, आप सभी को पता है। और रिवीजन क्लास में आपको पता है कि भाई प्रश्नों को एक प्रकार से बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर भी आपके समक्ष लिखे हुए होते हैं और मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, प्राकृत भाषा के प्रमुख प्रकारों का नाम लिखिए। प्राकृत भाषा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्राकृत भाषा के प्रमुख प्रकार मुख्य रूप से आप देख सकते हैं 5 प्रकार हैं। पहला है सौरसेनी प्राकृत, दूसरा है महाराष्ट्रीय प्राकृत, तीसरा है मागधी, चौथा है अर्धमागधी और पांचवा है पैसाची। तो ये प्राकृत के 5 प्रकार हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं। तो ये 5 जो है प्राकृत के 5 रूप मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों के बारे में आप। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको पता होगा कि भाषा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि भाई संस्कृत से बनी है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से भी अपभ्रंश बनती है प्राकृत से। तो आप देखिएगा अपभ्रंश में भी सौरसेनी अपभ्रंश आपको देखने को मिलेगा, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो प्राकृत भाषा में भी ये प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हिंदी की मूल आकर भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो मूल आकर की भाषाएं जो एक प्रकार से हिंदी की हैं, पहली है संस्कृत भाषा, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी कौन सी भाषा? अपभ्रंश। और ख़ास करके आकर भाषा से आशय होता है उस मूल प्राचीन भाषा से जिससे आवश्यकता अनुसार नई भाषा स्वरूप ग्रहण करती है। जैसे कि हिंदी का विकास जो है एक प्रकार से संस्कृत से पाली हुआ, फिर पाली से प्राकृत हुआ, अपभ्रंश हुआ और फिर जाकर के हिंदी का निर्माण हुआ। तो एक प्रकार से इस प्रकार से इसी चीज़ को आकर भाषा बोलते हैं कि एक क्रमबद्ध तरीके से भाषाओं का एक नया रूप ग्रहण करना। हिंदी से जो भाषा बनी है उसके अगर हिंदी के इतिहास को जानेंगे तो अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत तक हमको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये हिंदी की आकर भाषाएं कहलाती हैं जो कि एक प्रकार से संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 4 भाषा हिंदी की आकर भाषा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ रही चीज़ें? तो आकर भाषा आपको समझ में आ गई होगी निश्चित तौर पर। आपको इससे पहले शायद ध्यान ना रहा हो आकर भाषा के बारे में, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि आकर भाषा होती क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली विभिन्न आधुनिक भाषाओं या जो उपभाषाएं हैं उनके नाम लिखिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो अपभ्रंश भाषा से उद्धृत आधुनिक भाषाएं जो हैं खास करके राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़ीसा, असमिया, पूर्वी हिंदी, ये सभी भाषाएं जो हैं अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से उत्पन्न हुई हैं। और मैंने मॉडल पेपर में इस रूपों के बारे में बताया था कि भाई अर्धमागधी से क्या बना है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की बोलियां बनी है, आपको पता होगा। ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से आप देखिएगा कौन सी भाषाएं बनी है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां बनी हुई हैं। मागधी से आपको पता होगा कि जो बिहारी हिंदी है, ठीक है, मगही, भोजपुरी और मैथिली भाषा बनी हुई है। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी ये 3 भाषाएं होती हैं बिहारी हिंदी की। और जो पूर्वी हिंदी इसकी भी 3 भाषाएं हैं, मतलब 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रमुख भारतीय अनार्य भाषाओं के नाम लिखिए। अनार्य भाषा यानी कि एक प्रकार से जो आर्यों की भाषा नहीं है। तो प्रमुख भारतीय अनार्य भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये 4 भाषाएं मुख्य रूप से हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को अनार्य भाषा के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है।
द्रविड़ माने जो दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनको, खास करके तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर देखेंगे। आधुनिक हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों का नाम लिखिए। तो आधुनिक हिंदी भाषा के रूप निम्नवत हैं। बोलचाल की भाषा, उसको माध्यम भाषा बोलते हैं। और एक रचनात्मक भाषा है, एक मानक भाषा होती है, एक संपर्क भाषा है, एक राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा, एक संचार भाषा होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने इन भाषाओं के बारे में आपको ऑलरेडी बताया भी है। आप मॉडल पेपर जब उठा करके देखेंगे 2 दिन पहले वाला वीडियो, तो उसमें हमने इन भाषाओं के बारे में आपको बताया है कि भाई माध्यम भाषा क्या होती है, बोलचाल की जो भाषा होती है, जैसे कि हम आप बोल मतलब कि आमने सामने होकर के जब बात करते हैं तो उसको माध्यम भाषा बोलते हैं। रचनात्मक भाषा में आप देखते हैं कई सारी चीज़ें होती हैं, तो रचनात्मक भाषा होती है। आपको पता होगा रचनात्मक भाषा के बारे में, मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था रचनात्मक भाषा के बारे में, संचार भाषा के बारे में, इन सभी भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, शायद आपको पता हो, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो संचार भाषा एक प्रकार से रचनात्मक भाषा जो होती है, उस भाषा को मानक हिंदी भी बोला जाता है। तो जो मानक भाषा है उसी को बोल सकते हो आप रचनात्मक भाषा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में खास करके मतलब मानक भाषा खास करके किसी भाषा के मतलब उस रूप को हम कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध मानी जाती है और जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और जो शिष्ट समाज होता है वह अपनी भाषा का एक प्रकार से आदर्श रूप में उसको अपनाता है। ठीक है, औपचारिक परिस्थितियों में इस भाषा का प्रयोग होता है, लेखन में, प्रशासन में, शिक्षा के माध्यम में खास करके। ठीक है, इसी भाषा का प्रयोग होता है। मानक भाषा और रचनात्मक भाषा लगभग एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब कि शिक्षित समाज के द्वारा स्वीकृत और प्रशासन और शिक्षा का माध्यम जो भाषा होती है उसी भाषा को हम मानक भाषा बोलते हैं। क्लियर। अगला जो है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या है भाई? संपर्क भाषा की अगर बात की जाए तो संपर्क भाषा आपकी एक प्रकार से होती है, संपर्क माने एक प्रकार से लिंक लैंग्वेज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो संपर्क भाषा का अर्थ होता है वह भाषा जो दो भाषाओं के बीच संपर्क स्थापित करती है या संपर्क स्थापित करने का काम करती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और संपर्क भाषा की अगर बात की जाए तो इसकी अपनी भाषा एक ना हो। ठीक है, मतलब अपनी भाषा इसकी नहीं, तो संपर्क भाषा का सीधा सा मतलब होता है कि दो भाषाओं के बीच संपर्क स्थापित करने का काम करे जिनकी अपनी भाषा एक ना हो। हिंदी को इसी रूप में संपर्क भाषा बनाने का यत्न हो रहा है और राष्ट्रभाषा ही वस्तुतः संपर्क भाषा होती किसी भी देश की। और अगली भाषा राष्ट्रभाषा और दूसरी है राजभाषा और एक है संचार भाषा। संचार भाषा जो होती है जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र में जो भाषा होती है वो खास करके संचार भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जो पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा होती है और राजभाषा मतलब होता है ऑफिशियल कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम एक प्रकार से राजभाषा बोलते हैं। तो राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं जो कि राज्य के कार्यालयों में, राजआज्ञाओं में, ये इन सभी चीज़ों में और ऑफिसों में प्रयोग की जाती हैं जो कि एक प्रकार सरकारी कार्यालय हैं उनमें प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है तो उन भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाता है तब वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द समूह को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो हिंदी शब्द समूह को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो आर्य भाषा के शब्द, दूसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के शब्द, तीसरा है अनार्य भाषा के शब्द, चौथा है बोलियों अथवा उपभाषाओं के शब्द और पांचवा है विदेशी भाषा के शब्द और आपका छठा है दो भाषाओं के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं। मैंने इसको मॉडल पेपर में इस प्रश्न को रखा था और बताया भी था इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 7वां नंबर प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित भारतीय जो आर्य भाषा है उनके 4 शब्द लिखिए। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। तो जो खास करके प्रचलित भारतीय आर्य भाषाओं के जो शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जैसे हड़ताल और गरबा, ये गुजराती भाषा का शब्द है और गुजराती, बंगला, मराठी, पंजाबी ये सब एक प्रकार से भारतीय आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, तो हड़ताल और गरबा ये गुजराती भाषा का शब्द है। इसके अलावा उपन्यास, गल्प और पैठ ये बंगला भाषा का शब्द है। चालू जो शब्द होता है कि भाई तुम बहुत चालू हो, ये मराठी भाषा का शब्द है चालू। और बात की जाए पंजाबी भाषा का, जैसे सिख शब्द पंजाबी भाषा का है, सरदार, तंदूर ये सब जो शब्द है ये पंजाबी भाषा के शब्द है। तो ये गुजराती, बंगला, मराठी, पंजाबी ये सब भारतीय आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
हिंदी में प्रचलित अनार्य भाषाओं के शब्द लिखिए। अनार्य भाषा मतलब कि जो दक्षिण की भाषा है, खास करके तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब भाषा, ठीक है। तो अनार्य भाषाओं से आगत शब्द इस प्रकार से, यानी जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तमिल भाषा के शब्द से बात, मतलब तमिल भाषा की बात की जाए तो तमिल भाषा से झूठ जो शब्द है, झूठ शब्द, ये तमिल भाषा का शब्द है। उपवास शब्द भी तमिल भाषा का है। नीर शब्द तमिल भाषा का है। मति शब्द भी तमिल भाषा का ही है। तेलुगु भाषा की बात की है तो कच्चा शब्द तेलुगु भाषा का है। गुंडा शब्द तेलुगु भाषा का है। चंदा शब्द हो गया, पक्का शब्द हो गया, और इसके अलावा आसरा शब्द जो होता है ये भी तेलुगु भाषा का ही शब्द है। तो ये तेलुगु भाषा के शब्द हैं। और अगले भाषा है वो मलयालम भाषा। मलयालम भाषा का शब्द जो कि हिंदी में प्रयोग होता है, बहुत धड़ल्ले के साथ प्रयोग होता है। पूजा शब्द और साधु शब्द, ठीक है। ये लोग जानते हैं कि पूजा शब्द हिंदी का शब्द है, लेकिन पूजा शब्द मलयालम भाषा का शब्द है और साधु शब्द भी मलयालम भाषा का ही शब्द है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि हिंदी में प्रचलित ऐसे 4 शब्द लिखिए जो 2 भाषाओं के योग से बने हो। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी में प्रचलित ऐसे 4 शब्द लिखिए जो 2 भाषाओं के योग से बने हैं, जिनको आप संकर शब्द बोलते हैं। जैसे कि देखिए, रेल मंत्री। रेल शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और मंत्री शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। तो 2 भाषाओं से मिलकर के बन गया क्या, हिंदी का एक शब्द रेल मंत्री बन गया, ठीक है। हिंदी में प्रयोग होता है। इसके अलावा शेयर बाजार। अच्छा, शेयर शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है और बाजार शब्द कैसा शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। तो कुल मिलाकर के शेयर बाजार हिंदी का शब्द बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से राजमहल। राज जो शब्द है संस्कृत का शब्द है और महल शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो बन गया हिंदी का क्या, राजमहल। तो इस प्रकार से भी हिंदी में तमाम सारे शब्द प्रचलित हैं। इसी प्रकार से डाक खाना। डाक खाना जो शब्द है ये हिंदी का, मतलब डाक जो है हिंदी का शब्द है और खाना जो होता है फारसी भाषा का शब्द है। तो क्या बन गया आपका, डाक खाना, हिंदी का शब्द एक, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गए 2 शब्दों से, मतलब कि 2 भाषा के शब्दों से बनने वाले जो हिंदी भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी भाषा के क्षेत्र का निर्धारण कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। यद्यपि कि हिंदी भाषी लोग पूरे भारतवर्ष में हैं, परंतु मुख्य रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश होते हुए पटना तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हिंदी भाषी प्रदेश माना जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ भाग जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में भी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये हिंदी भाषा बोलने वाला क्षेत्र है जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न है, भाषा का व्युत्पत्ति परक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भाषा शब्द की संस्कृत भाषा का जो भाष शब्द है उस धातु से एक प्रकार से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना या व्यक्त वाणी, ठीक है। और भाष व्यक्तायाम वाची, यानी भाषा शब्द से ही एक प्रकार से जो व्यक्त वाणी होती है उसी को हम भाषा बोलते हैं। तो इससे सुस्पष्ट है कि भाषा शब्द का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से उच्चारित वाणी के लिए होता है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के भाष शब्द, भाष धातु से बना हुआ है जो एक प्रकार से शब्द है कौन, एक प्रकार से भाषा शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न है, भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता भाषा की क्या है भाई, कि भाषा जो होती है एक सामाजिक तत्व है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, भाषा परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। तीसरी बात, भाषा का प्रवाह क्या है, अविच्छिन्न है। चौथी बात है कि भाषा लोक व्यवहार के द्वारा अर्जित की जाती है, ठीक है। तो ये भाषा की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। तो हिंदी के 2 रूप और उनसे संबंधित बोलियां निम्नवत हैं। पहली तो भाई पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है पश्चिमी हिंदी की बोलियां। तो अच्छा, प्रश्न क्या पूछा गया था कि हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक प्रकार से पहाड़ी हिंदी। तो ये हिंदी के एक प्रकार से 5 बोलियां होती हैं, जिनमें से पश्चिमी हिंदी में खास करके आप देखिएगा जो है खड़ी बोली शामिल है, ब्रजभाषा शामिल है, कन्नौजी है, बांगरू है और बुंदेली है। ये 5 बोलियां जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होती है। और बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां आपको पता होगा, मगही, मैथिली और एक प्रकार से भोजपुरी।
अगला प्रश्न आप देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है हिंदी भाषा को पहले अन्य किन नामों से जाना जाता था। तो हिंदी के अन्य नाम की बात करें तो हिंदी को हिंदुई या हिंदवी या हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता था और समय समय पर विद्वानों ने इसके नाम में परिवर्तन किया। कुछ लोग इसे प्रारंभ में दक्षिणी या फिर एक प्रकार से दक्कनी या खड़ी बोली या रेखता या रेखती के नाम से भी हिंदी भाषा को जाना करते थे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 15वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं भाई, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी है। पहला राजस्थानी हिंदी, दूसरा पहाड़ी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा आपका है पूर्वी हिंदी और पांचवा है पश्चिमी हिंदी। तो ये 5 हिंदी के उपभाषाएं होती हैं जो कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया। अगला क्वेश्चन से आप देखते 16वां नंबर प्रश्न है राजस्थानी हिंदी की तो राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्नलिखित है। पहली है पश्चिमी राजस्थानी यानी जिसको आप मारवाड़ी भी कहते हैं। दूसरी जो बोली है राजस्थानी हिंदी की वो है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोली जिसको आप मेवाती भी बोलते हैं। तीसरी है मध्य पूर्वी जो राजस्थान में बोली जाती है उसको बोलते हैं जयपुरी भाषा। और चौथी भाषा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाषा जिसको आप मालवी भाषा के नाम से जानते हैं, मालवी बोली। और जो अगली बोली है आपकी दक्षिण पश्चिमी मतलब कि सॉरी राजस्थानी हिंदी की जो अगली बोली है 5वीं बोली है उसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थानी यानी जिसको आप निमाड़ी भाषा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से 5 बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन से आप देखिएगा। प्रश्न है बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ होती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन से आपका 18वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पहाड़ी हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 5 मतलब कि एक प्रकार से 4 बोलियाँ आती हैं। पहली है कुमायूनी, दूसरी है गढ़वाली, तीसरी है आपकी 3 ही बोली आती है और तीसरी है पश्चिमी हिंदी। देखिए मैं आपको बता दूँ पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियाँ कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। बात की जाए अगर पश्चिमी हिंदी की बोलियों की तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली का नाम आता है। देखिए पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली, ठीक है। अब बच रही आपकी कौन सी 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, 5 उपभाषा जिनमें से एक पहाड़ी हिंदी है और एक पश्चिमी हिंदी है, एक पूर्वी हिंदी आपकी लिख लीजिए। तो पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर चौथा उपभाषा कौन सी बच रही है, चौथी उपभाषा है अभी अभी आपने देखा भाई किसकी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं जो है मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी की 5 बोलियां हैं जिसको आपने यहाँ पर पढ़ा कि भाई कौन कौन सी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी, मालवी और निमाड़ी, क्लियर। ये सब हो गई हिंदी की बोलियां जो हैं एक प्रकार से जो 5 उपभाषाएं हैं उन्हीं की बोलियां। अगला प्रश्न है भाषा की कोई 2 परिभाषा लिखिए। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा की परिभाषा की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के एक प्रकार से विषय में अपनी इच्छा और अपनी मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसी व्यवहार को हम भाषा कहते हैं। जबकि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि एक प्राणी अपने किसी अवयव के द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा कहलाती है। तो भाषा एक प्रकार से क्या होता है, विचारों का एक माध्यम होता है, बस। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है विभाषा से आप क्या समझते हैं। तो विभाषा जो होती है किसी प्रदेश विशेष व्यवहृत होती है और विभाषा अपने व्यवहारिक रूप में अन्य भाषाओं से भिन्न होती है, परंतु इतनी भी भिन्न नहीं होती है कि उसे पृथक यानी अलग मान लिया जाता है। मतलब अलग नहीं मतलब कि उसको पृथक नहीं मान सकते हैं, मतलब इतनी भी अलग नहीं होती कि उसको हम पृथक मान लें, अलग मान लें। अनेक धार्मिक, राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से बोली भी कभी कभी विभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती, जैसे ब्रजभाषा और अवधी जो है ये विभाषा के रूप में जानी जाती, क्योंकि ये इनका क्षेत्र जो था बड़ा व्यापक हो गया था अवधी का और ब्रजभाषा का, इसीलिए इनको विभाषा भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है देशज शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं और ऐसे शब्दों को तद्भव की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है,
इन शब्दों के मूल उद्गम अर्थात इनके तत्सम रूप को नहीं निर्धारित किया जा सकता है और इनके व्युत्पत्ति परक अर्थ को भी नहीं निर्धारित किया जा सकता कि ये इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे उदाहरण के लिए आप काका शब्द, लोटा शब्द, चाचा, जूता, चिड़िया, डिबिया, खिचड़ी, ये सब शब्द कैसे हैं? ये सब देशज शब्द हैं जिनका अता पता नहीं कि ये किस भाषा के शब्द हैं, लेकिन कुछ स्थानीय क्षेत्र में आप देखते हैं ये भाषा के शब्द प्रचलित होते हैं और बोले जाते रहे और वही फिर प्रयोग में आ गई। ठीक है, तो ये देशज शब्द होते हैं। खटिया, मचिया, लुटिया, ठीक है, ये तमाम प्रकार के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की विभाजनगत स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न 4 कालों में विभाजित किया है। पहला काल है वीरगाथा काल, जिसको आप आदिकाल भी कहते हैं। संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक एक प्रकार से वीरगाथा काल बताते हैं शुक्ला जी। दूसरा काल है भक्ति काल का। भक्ति काल का जो समय है वो संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक का है। और रीतिकाल की समय सीमा की बात की है तो रीतिकाल की समय सीमा 1700 विक्रमी से लेकर के संवत 1900 विक्रमी तक। और गद्यकाल की बात की जाए तो यानी आधुनिक काल की, तो संवत 1900 से लेकर के आज तक एक प्रकार से वो गद्यकाल चलता रहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा। ठीक है, सॉरी, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा उन्होंने? उत्तर मध्यकाल को उन्होंने कहा भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को रीतिकाल और वीरगाथा काल को उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन से, वीरगाथा काल के अन्य नाम क्या हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वीरगाथा काल के अन्य नाम क्या हैं? वीरगाथा काल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। जैसे वीरगाथा काल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक है, और वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ला जी ने कहा ही था। सिद्ध सामंत काल डॉक्टर राहुल शंकरत्यान, पंडित राहुल शंकरत्यान जी कहते हैं। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं। तो और ख़ास करके आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रकार से कहते हैं। तो एक प्रकार से वीरगाथा काल के ही ये सब नाम है और वीरगाथा काल शुक्ला जी ने दिया था, जो कि ज़्यादा सटीक बैठता है इसके संदर्भ में। अगला क्वेश्चन से वैसे आदिकाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठता है, सटीक बैठता है, बाद में चल करके वीरगाथा काल का खंडन हुआ विद्वानों के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं अथवा आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए विशेषताओं के बारे में, तो वीरगाथा काल में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं। पहली विशेषता है रासो काव्य की प्रधानता है। रासो काव्य लिखे गए यहाँ पर। ठीक है, कई प्रकार के रासो काव्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिद्ध साहित्य भी इसमें यानी विविधतापूर्ण साहित्य रहा है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य में खास करके अमीर खुसरो और विद्यापति इन लोगों का बोलबाला रहा। तो ये सब भी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, और इन्हीं मुख्य प्रवृत्तियों का साहित्य ही संपूर्ण आदिकाल में देखा जा सकता है। और युद्धों का सजीव चित्रण होता था। ठीक है, और एक प्रकार से वीर रस का और श्रृंगार रस का समन्वय भी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के निम्न स्रोत हैं। पहला स्रोत रचनाकारों की जो रचनाएं थीं उनके माध्यम से लिखा गया इतिहास। दूसरी बात, रचनाओं के परिचायक ग्रंथ कुछ थे, तो वो भी एक प्रकार से इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। तीसरा है शिलालेख, वंशावली और एक प्रकार से राज प्रशस्तियाँ जो होती हैं, इसके माध्यम से भी इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, खास करके हिंदी साहित्य में। और चौथा जो स्रोत रहा हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो रहा साहित्य ग्रंथों की टीका और आलोचनात्मक ग्रंथ जो थे वो। और पांचवा जो एक प्रकार से जो स्रोत था वो है बाह्यांतर, जो परिस्थितियाँ रही उनको प्रभावित करने वाली जो अन्य सामग्री थी वो। ठीक है, तो ये सब इतिहास लेखन की प्रमुख स्रोत हैं हिंदी साहित्य के। 27 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्न 4 कालखंडों में विभाजित किया था, और वो 4 कालखंड इस प्रकार से हैं। पहला काल आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का जो समय काल है, ये आदिकाल बताया। दूसरा बताया पूर्व मध्यकाल, जो कि 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक चला। और अगला बताया उत्तर मध्यकाल, जो कि 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक चला।
और जो आधुनिक काल है 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक चलता आ रहा है। तो एक प्रकार से ये आचार्य द्विवेदी जी का बंटवारा, मतलब कि उन्होंने बांटा था हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड को। अगला प्रश्न है 28 नंबर, देखिएगा। जिन ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, उन ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने रासो ग्रंथों के साहित्य को अधिक महत्व देते हुए इस युग को वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी। और वो जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से थी। पहली थी खुमान रासो, जो कि दलपत विजय ने लिखी है। दूसरी रचना थी बीसलदेव रासो, जिसको नरपति नाल्हे ने लिखी है। तीसरी रचना थी परमाल रासो, जिसको जगनी ने स्वयं लिखी थी। और अगली रचना है पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वी राज रासो जिसको बोलते, तो उसकी रचना चंद्रबरदाई ने करी थी। तो इस प्रकार से ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनके आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया जाता है आचार्य शुक्ला जी के द्वारा। ठीक है, चूँकि इन सभी रचनाओं में आप देखिए ग्रंथों में तो आपको वीरतापूर्वक एक प्रकार से चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नाथ साहित्य आदिकाल का ही भाग है। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, तो नाथ साहित्य की विशेषताओं की अगर बात की तो नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली तो हठ योग की साधना को विशेष महत्व दिया गया नाथ साहित्य में। दूसरी बात, नारी सहचर्य का विरोध किया गया। तीसरा बात, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना करना, ये भी एक प्रकार से नाथ साहित्य की परंपरा में रहा। और चौथी बात, अपभ्रंश में रचनाएं सृजित करना, ये भी नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका चुका 30वां नंबर प्रश्न है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार प्रसार। दूसरे है परंपरागत रूढ़ियों तथा बाह्य आडंबर का विरोध, ये भी हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। ओके, और ज्ञान का उपदेश देना, यह भी सिद्ध साहित्य में हुआ करता था। और जनभाषा तथा रैली में ग्रंथों की रचना भी एक प्रकार से सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जैन साहित्य की विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली विशेषता, जैन मत का प्रचार प्रसार करना। दूसरी विशेषता थी आचार और रास फागु चरित इस प्रकार की शैली में रचनाएं लिखी जा रही थी। तीसरी विशेषता यह थी जैन साहित्य की घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई यहाँ पर। और चौथी बात ये थी जैन साहित्य की लोक भाषा का प्रयोग तथा गायन योग्य रचनाएं जो है ये लोग किया करते थे। तो इस प्रकार से जैन साहित्य की विशेषताएं रही। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मतलब एग्जाम में पूछा सकता है। रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएं लिखिए। तो रासो साहित्य के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता थी कि भाई मुख्यतः संबंधित राजा की प्रशस्ति यानी प्रशंसा किया करते थे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरी बात, राजा के एक प्रकार से युद्धों का और उनकी वीरता का गुणगान करना, इनका काम होता था रासो साहित्य में कवियों का। और तीसरी विशेषता ये थी कि भाई राजाओं के प्रेम प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन भी किया करते थे रासो साहित्य के कवि लोग। और विभिन्न भावों के अनुसार अलग अलग छंदों का प्रयोग भी इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में तो बहुत सारे छंदों का प्रयोग है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो रस ग्रंथों के नाम और उनके रचयिता, मतलब कि रचयिता सहित दीजिए। मतलब कि रास ग्रंथ जो हैं उनके नाम लिखिए। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, परमाल रासो जगनी ने लिखा है, ये रासो ग्रंथ हैं। पृथ्वीराज रासो में महाराजा पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण जो प्रसंग हैं उनके साथ ही साथ संयोगिता संग उनके प्रेम प्रसंगों का भी वर्णन है। और परमाल रासो को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आल्हा ऊदल दो भाइयों की विभिन्न कथाओं का संकलन मिलता है परमाल रासो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया 34 नंबर प्रश्न है। सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य के किन्हीं दो कवियों का नाम उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो सिद्ध साहित्य की प्रमुख दो कवि सरहपा और सबरपा रहे हैं। सरहपा की प्रसिद्ध हिंदी रचना है दोहा कोश और सबरपा की पुस्तक का नाम है चार्यापद। ठीक है, तो जो सबरपा के गुरु हैं वो सरहपा थे, मतलब सबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है जैन साहित्य के दो कवियों का नाम और उनकी कृतियों का नाम भी बताइए। तो जैन साहित्य के दो प्रमुख कवि हैं, एक तो शालिभद्र सूर्य और दूसरा है जिन धर्म सूर्य। ठीक है, तो शालिभद्र सूर्य ने भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना लिखी है। और जो मुनि जिन विजय हैं
उन्होंने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ बताया है, माना है। और कवि जिन धर्मसूरी ने स्थूली प्रदरास नामक कृति की रचना करी है। ठीक, अगला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर आ चुका है 36 नंबर। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि का नाम उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो गोरखनाथ ही नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। किसकी? जो है नाथ साहित्य के प्रमुख कवि की। ठीक है, कितनी रचनाएं? 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। और ख़ास करके सबदी पद, प्राण संकली, जो है अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, महेंद्र, गोरखनाथ मतलब गोरख बोध और ज्ञान तिलक, ये सारी रचनाएं जो है ये खास करके नाथ साहित्य से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है आपका। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। अमीर खुसरो आदिकाल के लौकिक साहित्य के सर्जकों में से माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल, ये सब लिखा करते थे ये अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से। आदिकाल के लौकिक साहित्य के किन्हीं 4 रचनाकारों का नाम उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो रचनाकार इधर है, रचना इधर है। देखिए कुशलय मतलब कुशल राय यानी जिसको आप कुशल लाभ बोलते हैं, उनकी रचना ढोला मारा रुदूहा। दूसरे विद्वान हैं भट्ट केदार, इनकी रचना है जयप्रकाश मतलब कि जयचंद्र प्रकाश। और अगली रचना है मधुकर कवि, इनकी रचना है जयमंक जस चंद्रिका। और अमीर खुसरो हैं लास्ट में, उनकी रचना है दो सखुने। ठीक है, तो आदिकाल के लौकिक साहित्य के किन्हीं 4 रचनाकारों के नाम जो हैं वो कौन कौन से हैं? कुशलय राय, भट्ट केदार, मधुकर कवि और अमीर खुसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राउरबेल के रचयिता कौन है? तो यह एक मतलब की शिलांकित कृति है और इसके रचयिता रोडा महोदय हैं, राउरबेल के रचयिता। और इसकी रचना राहुल नामक नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई और विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना है, राउरबेल की रचना। ठीक है, चालीसवां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उक्त व्यक्ति प्रकरण अथवा वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो कवि पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है इस रचना की मतलब कि इसकी रचना करी और इससे बनारस और आसपास के जो प्रदेश हैं उनकी संस्कृति और भाषा, खास करके संस्कृति, भाषा, इन सभी पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली भाषा की रचना है। इसका लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि था और कुछ विद्वान इसके शब्दकोश मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए अथवा कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं? तो कीर्ति पताका और कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तो ये सब रचनाएं जो है मैथिल कवि हैं विद्यापति, उन्हीं की रचनाएं हैं और इन्हें भविष्य कोकिल की संज्ञा खास करके दी जाती है। किसको? विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, बात ध्यान रखिएगा। और जयदेव कवि के गीत गोविंद की परंपरा में विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के श्रृंगारिक काव्य रचना जनभाषा मैथिली में की और पदावली इनकी अन्य मुख्य रचना मानी जाती है विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के बाद में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इसके अन्य नाम भी हैं। सराहपाद भी कहा जाता है सराहपा को, सरोज भद्र, राहुल भद्र, ये सब नाम है सराहपा के। और सराहपा का जन्म 769 ईस्वी में लगभग माना जाता है और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो है सराहपा की वो है दोहा कोश। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर प्रश्न है। हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख मतलब इतिहासों का नाम उनके लेखकों के साथ लिखिए। यानी जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हिंदी साहित्य के, उस इतिहास ग्रंथ का नाम लिखिए और उस इतिहास ग्रंथ को किसने किसने लिखा है। तो शिव सिंह सरोज का जो द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है शिव सिंह सेंगर। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने ही। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा डॉक्टर बच्चन सिंह ने।
ये सब ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य के ये 4 प्रमुख इतिहासकार, मतलब इतिहासों का नाम और उनके लेखकों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हो आप। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है 44 नंबर, निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवियों की रचनाएं बताइए। तो निर्गुण के ज्ञानाश्रयी मतलब प्रेमाश्रयी कवियों की रचनाएं जो हैं, खास करके मैं बताऊं इसको तो निर्गुण के प्रेमाश्रयी कवियों की रचनाएं जो हैं वो खास करके कुतुबन रचना जो है मृगावती की है, मृगावती रचना कुतुबन की है। मंजन की रचना है मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की है इंद्रावती, शेख नबी की है ज्ञानदीप, और कासिम शाह की है हंस जवाहिर, और जायसी की रचना मतलब कि एक प्रकार से प्रेमाश्रयी कवियों की जो रचनाएं हैं खास करके वो, उसमें जायसी की कितनी रचनाएं हैं। तो जायसी की रचनाएं जैसे पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, मसलानामा, कहरनामा, कान्हावत, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जायसी की ही हैं। तो ये निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवियों की रचनाएं थी जो कि मैंने आपको इस प्रकार से बताया। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार और कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तीव्र गति से, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा जो है वो लगी हुई है बहुत जल्द, और ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है इसीलिए मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और रिवीजन के तौर पर मैं इस वीडियो को आपको दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, अथवा राम भक्त शाखा के किन्हीं 5 कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, ऐसा भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो बात की जाए तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी राम भक्त शाखा के एक प्रकार से प्रवर्तक आचार्य भी माने जाते हैं। रामलला नछहु लिखा इनकी रचना, 12 रचनाएं प्रमाणिक है कुल मिलाकर के तुलसीदास जी की। रामलला नछहु पहली रचना, इसके अलावा जानकी मंगल, बैरागी संदीपनी, जरूरी नहीं कि पहले उन्होंने रामलला नछहु ही लिखा था, यहाँ पर इसमें लिखने के क्रम में बता रहा हूँ। रामलला नछहु, जानकी मंगल, बैरागी संदीपनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, भरवे रामायण, विनय पात्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक और कवितावली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये तुलसीदास जी महाराज की हैं। ठीक है। अगले विद्वान है राम भक्त शाखा के कौन? अग्रदास। अग्रदास की रचना है रामाष्टयाम और खास करके रामाध्यान मंजरी, श्रृंगार रससागर, ये रचनाएं अग्रदास की हैं। और तीसरे विद्वान है नाभादास राम भक्त शाखा के, इनकी रचना है भक्तमाल। चौथे विद्वान है आचार्य केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका। और पांचवें विद्वान है सेनापति, इनकी रचना है कवित्र रत्नाकर। और अगले विद्वान है प्राणचंद्र चौहान, इनकी रचना है रामायण महानाटक। और अगले विद्वान है हृदय राम, इनकी रचना है हनुमानाटक। तो ये सारे विद्वान ये राम भक्ति शाखा से रिलेटेड हैं, जिनमें केशवदास के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद रहा है, सेनापति के बारे में भी मतभेद रहा है, क्योंकि केशवदास और सेनापति महोदय को खास करके अगर समय सीमा की दृष्टि से देखें तो ये लोग रीति काल के हैं, लेकिन प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये भक्ति काल से रिलेटेड हैं। ठीक है, और राम भक्ति शाखा से। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं निर्गुण काव्यधारा जो रही है इसमें कौन कौन से कवि। निर्गुण काव्यधारा में खास करके जो ज्ञान मार्गी शाखा रही जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी हैं, उनमें देखिए कबीर के अलावा नामदेव भी एक प्रकार से ज्ञानाश्रयी के विद्वान हैं। इनकी रचना है नामदेव के पद। कबीर तो आपको पता होगा साखी सबद रमैनी, ठीक है, इनकी रचना है बीजक के 3 भाग हैं। तीसरे विद्वान है धर्मदास, इनकी पदों की रचना है। अगले विद्वान है सुंदरदास, सुंदर ग्रंथावली और सुंदर विलास रचना इनकी है। मलूक दास, रतन खान और ज्ञान बोध इनकी रचना है जो कि ज्ञान मार्गी काव्यधारा से ही रिलेटेड है। नानक, ये गुरु ग्रंथ साहिब लिखा इन्होंने। संत रैदास, रैदास की बाणी लिखा, ज्ञान मार्गी ही हैं रैदास भी। परमदास, भक्ति सागर लिखा, ये भी ज्ञान मार्गी शाखा से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अष्टछाप के कवियों का नाम लिखिए। तो श्री वल्लभाचार्य जी के एक प्रकार से पुत्र थे, एक प्रकार से विट्ठलनाथ, उन्होंने स्थापित किया था। और वल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी उसका जिन हिंदी भक्त कवियों के द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया। और खास करके वल्लभाचार्य के पुत्र थे आचार्य विट्ठलनाथ,
उन्होंने एक प्रकार से 8 कवियों को 8 मतलब 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे स्वयं के, और 4 शिष्य मतलब कि वल्लभाचार्य जी के थे, जिनमें सूरदास भी शामिल थे। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। तो उन्हीं सभी कवियों का संग्रह था जो कि कृष्ण भक्ति शाखा पर लिख रहे थे, रचनाएं कर रहे थे। इनमें नाम है अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास का, सूरदास जी का, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये 8 व्यक्ति हैं जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड हैं, और इन्हीं को अष्टछाप के कवि कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? या अष्टसखा या अष्टछाप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, भक्ति काव्य में प्रचलित प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत यानी मतों का नाम उनके सिद्धांतकारों के साथ लिखिए। तो देखिए, सिद्धांतकार हैं श्री रामानुजाचार्य। दार्शनिक सिद्धांत इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद। तो आपसे पूछा था है कि भाई विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो श्री रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद को किसने प्रवर्तन किया? किसने भाई? तो माधवाचार्य ने। श्री निम्बार्काचार्य की बात की तो द्वैताद्वैत या भेदवाद के एक प्रकार से प्रवर्तक है द्वैताद्वैतवाद या भेदवाद निम्बार्काचार्य। इसके अलावा वल्लभाचार्य की बात की तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है 49 नंबर प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली ज्ञानाश्रयी शाखा में निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती हैं। पहली तो भाई गुरु की महत्ता, दूसरी है सुमिरन यानी स्मरण करने का महत्व होता है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में। तीसरी बात है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और चौथी बात यह है कि भाई ज्ञान का उपदेश भी इसमें दिया जाता है। तो ये सब एक प्रकार से विशेषताएं रही हैं ज्ञान मार्गी काव्य धारा की। आगे बढ़ते हैं, यानी कबीर वाले। ठीक है, जो कबीर यानी कि जो भक्ति, आपको पता होगा भक्ति काल 2 भागों में, एक तो भाई साकार और एक निराकार। निराकार में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, साकार में कृष्ण भक्त शाखा और राम भक्त शाखा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर प्रश्न है, प्रेमाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा निर्गुण काव्य की ही एक शाखा है, और इसमें निम्नवत प्रवृत्तियां उपस्थित हैं। पहली बात तो भाई प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण क्या करते थे ये लोग, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, शेख निसार, ये सब हो गए, ये सब प्रेमाश्रयी काव्य धारा से रिलेटेड हैं। तो प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करते हैं, श्रृंगारिक भावनाओं का निरूपण करते हैं, प्रकृति वर्णन करते हैं। अवधि भाषा का प्रयोग प्रायः प्रेम मार्गी जो काव्य धारा के लोग हैं उन्होंने किया। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कृष्ण भक्ति धारा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही वर्ण विषय बनाना एक प्रकार से पहली विशेषता रही है कृष्ण भक्ति धारा की। भगवान श्री कृष्ण की लीला जो थी इनके रचनाओं में आपको दिखेगी। इसके अलावा कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार पक्षों की प्रधानता है, यानी कहीं पर आपको राधा और कृष्ण के प्रेम को भी दिखाया गया तो श्रृंगारिक पक्ष वहाँ पर उभर करके सामने आता है, और माता यशोदा और कृष्ण भगवान के प्रेम को दिखाया गया तो वहाँ पर वात्सल्य रस की एक प्रकार से निष्पत्ति होती, प्रस्फुटन होता है। इसके अलावा मुक्तक और गीत काव्य की रचना भी हुई है कृष्ण भक्ति धारा में, और ब्रज भाषा की रचनाएं, मतलब ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी जा रही थी कृष्ण भक्ति शाखा की। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो कृष्णाश्रयी शाखा जो है इसमें सूरदास जी का नाम बड़ा फेमस है। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर और साहित्य लहरी सूरदास जी की। दूसरे विद्वान हैं नंददास, इनकी रचना है रस मंजरी, रूप मंजरी और रास पंचाध्यायी, नंददास की रचना है। अगले विद्वान है कृष्ण भक्ति शाखा के कृष्णदास, इनकी रचना है भंवर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। इसके अलावा अगले विद्वान है परमानंद दास, इनकी रचना है परमानंद सागर। और अगले विद्वान है चतुर्भुज दास, इनकी रचना है द्वादश यश और भक्ति प्रताप। तो एक प्रकार से ये कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं जो कि मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 53 नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल को दरबारी काव्य क्यों कहा जाता है? तो रीतिकाल का लगभग प्रत्येक कवि जो रहा है वो किसी न किसी राजा के दरबार में रहता था, यानी राजा के दरबार से संबंधित था। दरबार से संबंधता के साथ साथ वे अपने संरक्षक राजा की प्रशस्ति में
कोई न कोई ग्रंथ भी सृजित करते रहते थे, यानी कि कोई न कोई ग्रंथ अपने राजा के बड़ाई में, उनके युद्धों के बारे में और उनकी चीज़ों के बारे में लिखा करते थे। यही दो कारण हैं जिससे रीतिकालीन काव्य को दरबारी काव्य कहा जाता है, चूँकि ये अपने राजा जहाँ पर रहते थे, यानी राज्याश्रित जो मतलब कि जो रहते थे, जो आश्रयदाता थे राजा लोग कवियों के, उनकी प्रशंसा क्या करते थे। तो ये विशेषता रही खास करके रीतिकालीन दरबारी काव्य, इसीलिए इसको कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, केशवदास की बात की तो आचार्य केशवदास जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सब इनकी रचना है। इसके अलावा चिंतामणि त्रिपाठी, कवि कुल कल्पतरु और पिंगल रचना चिंतामणि त्रिपाठी की है। इसके अलावा मतीराम रीतिकाल से रिलेटेड है। ललित ललाम, मतीराम सस्सई और रसराज, ये रचना है मतीराम की। सेनापति अगले विद्वान हैं, इनकी रचना है काव्य विकल्प। और अगले कवि हैं आपके आचार्य देव, उनकी रचना है भाव विलास। ये सब रीतिकाल के कवि हैं। इसके अलावा भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सब महाकवि भूषण की रचनाएं हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है हिंदी साहित्य में बिहारी सस्सई, और बहुत ही फेमस रचना है। एक ही रचना है बिहारी सस्सई, यही बिहारी की अकेले, और उसी वजह से बड़े फेमस विद्वान हैं। अगले विद्वान हैं घनानंद जी। घनानंद की बात की तो सुजान सागर, सुजान हित, ये सब रचनाएं किसकी हैं? घनानंद की हैं। और अगले विद्वान है बोधा, इनकी रचना है बिरह वारिस, इश्कनामा, ये सब रचनाएं बोधा ने लिखा। और अगले विद्वान है भिखारी दास, इनकी रचना है जो है रस सारांश, काव्य निर्णय, ये सब रचनाएं उनकी हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 55 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल के प्रमुख लक्षण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रीतिकालीन प्रमुख लक्षण ग्रंथों में केशवदास की जो कवि प्रिया रचना है लक्षण ग्रंथ है। रसिक प्रिया चिंतामणि के द्वारा लिखी गई रचना है रस विलास और कवि कुल कल्पतरु, ये रचना जो है एक प्रकार से लक्षण ग्रंथ है। मतीराम के द्वारा रचित रसराज रचना भी लक्षण ग्रंथ है। ललित ललाम, ये भी लक्षण ग्रंथ है। पद्माकर के द्वारा लिखी गई रचना है पद्माभरण, ये भी रचना एक प्रकार से है रीतिकाल में के प्रमुख लक्षण ग्रंथ। इसके अलावा भूषणकृत, शिवराज भूषण और रचना और भिखारी दास के द्वारा लिखी गई रचना रस सारास, ये सब वीर काव्य, एक वीर काव्य निर्णय, ये सब एक प्रकार से प्रमुख रचनाएं हैं जो कि लक्षण ग्रंथ के रूप में जानी जाती हैं रीतिकाल के। और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, ठीक है, एक विशेषता भी है उसकी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 56 नंबर प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पहली विशेषता रीतिकालीन काव्य की है कि प्रेम और सौंदर्य का निरूपण एक प्रकार से रीतिकालीन काव्य में हुआ है। दूसरी विशेषता यह है कि अतिशयोक्तिपूर्ण श्रृंगारिक यानी संयोग और वियोग का एक प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। तीसरी बात यह है कि विशेषता ये है रीतिकालीन काव्य की कि प्रेम और सौंदर्य का निरूपण भी किया गया है। चौथी विशेषता ये है कि भाषा के स्तर पर ब्रज भाषा का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा रीतिकालीन काव्य में। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत हिंदी साहित्य के रीतिकाल से रिलेटेड सुप्रसिद्ध आचार्य केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। और इन्हें ऐसी उपाधि से संगीत करने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। और केशवदास के काव्य में शब्द, अलंकार, रस, छंद की दुरूहताओं को देखते हुए ऐसा कहा गया कि ये छंदों के प्रेत हैं, कठिन काव्य के प्रेत हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो रीतिकाल को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से जाना है। जैसे मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने इसे श्रृंगाल काल कहा। तो एक प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसको कलाकाल भी कहते हैं रीतिकाल को। तो एक प्रकार से रीतिकाल के ये सब अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 59 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, बिहारी किस राजा के संरक्षण प्राप्त कवि थे भाई? तो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं बिहारी लाल, ये जयपुर के राजा थे, महाराजा जयसिंह उनके संरक्षण में रहा करते थे और अपना समस्त जीवन वहीं पर व्यतीत करते थे। और इनकी ख्याति जो का मूल आधार ग्रंथ है बिहारी सस्सई, और सस्सई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी बहती है। और कुल मिलाकर के 713 दोहे और सोरठे भी कुछ हैं जो कि माने जाते हैं बिहारी सस्सई में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 60 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखिएगा।
प्रश्न है आधुनिक काल के विभिन्न उप विभाजनों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल को इतिहासकारों ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन युग और नवलेखन काल के नाम से बांट दिया गया है अब। और कुछ विद्वान उपर्युक्त वर्गीकरण में कतिपय संशोधन करते हुए अग्रलिखित नाम दिए, जो पुनर्जागरण काल है, जागरण सुधार काल है, छायावाद काल, छायोत्तर काल। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा उन्होंने लोगों ने, कुछ विद्वानों ने, और द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है, जागरण सुधार काल कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न है भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मतलब भारतेंदु काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित थीं। पहली है राष्ट्रीयता, दूसरी है सामाजिक चेतना, तीसरी विशेषता है भक्ति भावना और चौथी है श्रृंगारिकता, पांचवी है प्रकृति चित्रण, छठवीं हास्य व्यंग, सातवीं है रीति निरूपण, आठवीं समस्या पूर्ति, नौवीं प्रकार से विशेषता है काव्य अनुवाद के अतिरिक्त कला पक्ष की भी विभिन्न प्रवृत्तियाँ कला पक्ष में भी आपको दिखाई पड़ेंगी। भारतेंदु युग में आपको एक प्रकार से बहुत ही चीज़ें मिलेगी और राष्ट्रीयता से रिलेटेड कहीं ना कहीं पे आपको राष्ट्रीयता का संकुचित दृष्टिकोण भी आप देख सकते हैं कुछ मात्रा में, बाद में आकर के वो दृष्टिकोण थोड़ा सा और बढ़ा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा भारतेंदु काल के 4 कवियों का नाम उनकी रचनाओं से लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले कवि हैं, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर इनकी रचना है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है और उपनाम है प्रेमघन इनकी रचना है, आनंद, अरुणोदय, मयंक, महिमा, ये सब रचनाएं हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की। प्रताप नारायण मिश्रा जी की बात किए तो प्रेम पुष्पावली और मन की लहर ये रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास जी भी भारतेंदु युग से रिलेटेड हैं और इनकी रचना है पावस पचासा, सुकवि सत्सई, ये रचनाएं इनकी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों का नाम बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक निबंधकार हैं, प्रताप नारायण मिश्रा जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हैं, लाला श्रीनिवास दास इतिहासकार के मतलब कि एक प्रकार से वो निबंधकार के रूप में बहुत आगे फेमस हैं। और भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार यही लोग हैं और इन निबंधकारों ने न सिर्फ हिंदी में निबंध को विद्या को स्थापित किया बल्कि हिंदी भाषा को स्थापित करने का काम किया। अगला क्वेश्चन से 64 नंबर आधुनिक काल को विभिन्न उप विभाजनों को उनके कालक्रम के अनुसार समझाइए, यानी समय सीमा भी बताएं। तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है, द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक है, छायावाद की सीमा 1918 से 1936 तक है मतलब की थी, और प्रगतिवाद की सीमा कितनी है 1936 से लेकर के 1943 तक, प्रयोगवाद की सीमा है 1943 से 1951 तक, और समकालीन कविता जो है समकालीन साहित्य उसकी एक प्रकार से जो काल विभाजन है वो 1951 से लेकर के अब तक का जो काल चला आ रहा है वो सब एक प्रकार से समकालीन साहित्य के नाम से ही जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका आ चुका है 65 नंबर प्रश्न है भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक और उनका प्रकाशन स्थान ये सब मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। आइए समझते हैं। पहला एक प्रकार से कवि बचन सुधा, इसके संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र और काशी से प्रकाशित होती थी ये। दूसरी जो रचना है मतलब कि मैगनीज है वो मतलब पत्रिका है वो हरिश्चंद्र मैगनीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही संपादक हैं इसके, बनारस से प्रकाशित होती थी। इसके अलावा ब्राह्मण पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्रा जी की, संपादक है प्रताप नारायण मिश्रा जी, कानपुर से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ करती थी रचना। पांचवी जो पत्रिका है वो आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी ये। अगले जो एक प्रकार से रचना है मतलब एक प्रकार से क्या बोलते हैं इसको पत्रिका है वो है बाल मुकुंद गुप्त की भारत मिस्र नाम की पत्रिका, इसके संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ करती थी। और अगली रचना है प्रजा हितैषी, भारतेंदु की ही एक प्रकार से पत्रिका है ये। राधा मतलब कि राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रकाशित थी, संपादक थे इसके, आगरा से प्रकाशित हुआ करती थी। भारतेंदु पत्रिका जो थी इसके संपादक है राधा चरण गोस्वामी, वृंदावन से प्रकाशित होती थी ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर प्रश्न है भारतेंदु युगीन 4 नाटकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युगीन 4 नाटक के नाम, तो सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ललिता नाटक जो है अंबिका दत्त व्यास का है,
नल दमयंती स्वयंवर नाटक है बालकृष्ण भट्ट का, और प्रणयिनी प्रणय जो है किशोरीलाल गोस्वामी का है। ये 4 नाटक जो हैं ये भारतेंदु युग के हैं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतेंदु युग के 4 उपन्यासों के नाम पूछ रहा है। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, भाग्यवती ये भी उपन्यास है, श्रद्धा आराम फुलौरी का है, रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और धूर्त जो है रसिक लाल रचना है लज्जाराम शर्मा की। तो इस प्रकार से ये भारतेंदु युग के 4 उपन्यासों के नाम यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 68 नंबर प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है ये खास करके इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और एक प्रकार से ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ थोड़ा सा कटा है, साहित्य नेता रहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का सूत्रपात हुआ, और इस कालखंड में हिंदी भाषा और साहित्य का अतुलनीय योगदान एक प्रकार से द्विवेदी जी का रहा है। भाषा का परिमार्जन हुआ, पारनिष्ठित हिंदी का उदय एक प्रकार से द्विवेदी युग में ही हुआ, और प्रभाव एक प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा इन सभी चीज़ों का। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 69 नंबर प्रश्न, द्विवेदी कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ बताइए। द्विवेदी कालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए, प्रवृत्तियाँ, बात एक ही है। तो द्विवेदी काव्य की अग्रलिखित विशेषताएं पाई जाती, पहली भाई तो राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी है, मानवता की भावना भी भरी है, नीति और आदर्श से रिलेटेड रचनाएं हो रही थी, हास्य व्यंग एक प्रकार से भी रचनाएं हो रही थी, और श्रृंगार और भक्ति का समन्वय भी आपको दिखाई पड़ेगा द्विवेदी कालीन काव्य में। इस प्रकार के कवियों ने पुरानी रूढ़ियों से स्वयं को मुक्त करने का सफल प्रयास भी किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर प्रश्न, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों और उनके नाम और उनकी रचनाएं लिखें। तो खास करके द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, वनाष्टक इनकी रचना है, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, और अगले विद्वान है महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, इनकी रचना है कान्यकुब्ज, अबला विलाप और गंगा लहरी। अगले विद्वान अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरियोध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास, महाकाव्य है, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास। अगले विद्वान है मैथिली शरण गुप्ता जी, इनकी रचना है जयद्रथ वध, भारत भारती और पंचवटी, बड़ी फेमस रचनाएं हैं सारी। अगला क्वेश्चन से 71 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 नाटकों या नाटककारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग में पौराणिक और सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर आधारित विभिन्न नाटक लिखे गए हैं, और इस युग में 2 प्रसिद्ध नाटक हैं। पहला है सेनापति ऊदल वृंदावन लाल वर्मा का, और दूसरा नाटक है राजश्री जयशंकर प्रसाद का, और ये दोनों नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखें और उपन्यासों के भी नाम। तो द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यासों के सृजन की प्रक्रिया अपने प्रारंभिक दौर में थी। देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी इसी युग के उपन्यासकार हैं। चंद्रकांता, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना खत्री जी की रचनाएँ हैं। जबकि जो है सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद गहमरी के उपन्यास हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग में प्रकाशित 2 कहानियाँ इस प्रकार से हैं। पहली इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई, किशोरीलाल गोस्वामी की है। पहली कहानी भी मानी जाती थी कुछ समय के लिए, अब नहीं मानी जाती, अब एक टोकरी भर मिट्टी है, माधवराव सप्रे की। ठीक है, अगली जो कहानी है द्विवेदी युग की वो है दुलाई वाली, बंग महिला के द्वारा लिखी गई है, 1907 में प्रकाशन हुआ था इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, 74 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग में सर्वप्रथम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंधकार के रूप में नाम लिया जाता है, और इनके अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ला जी इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका आ चुका है भाई, प्रश्न क्या देखेंगे, प्रश्न आपका है छायावाद। 75 नंबर प्रश्न है कि छायावाद युग का नामकरण किसने किया था। तो सुप्रसिद्ध कवि और आलोचक मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया था, और इस काव्य की नवीन और मौलिक उद्भावनाओं तथा संवेदनाओं
को देखते हुए इसे इस प्रकार की संज्ञा दी गई थी, छायावाद की। अगला प्रश्न, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्रभाव दिखाई पड़ता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है प्रकृति का विभिन्न रूपों में वर्णन भी आपको दिखेगा यहाँ पर। नारी के सर्वदा मौलिक और नवीन रूपों का निदर्शन भी आपको दिखेगा छायावाद में। कलात्मक स्तर पर भाषा, शैली, गीत, बिंब, प्रतीक के नूतन और उत्कृष्ट प्रयोग आपको दिखेंगे छायावाद की विशेषता के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन है, 4 छायावादी कवियों का नाम और उनकी रचनाओं का नाम सहित लिखिए। बताएं, रचनाओं के नाम को भी लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 कवि में जयशंकर प्रसाद नाम है। प्रसाद पर निराला छायावाद के 4 स्तंभ है महादेवी वर्मा को लेकर के। तो प्रसाद जी की रचना है उर्वशी, कानन कुसुम, लहर, आंसू, ये सब। निराला की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका। सुमित्रानंद पंत की रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव। और महादेवी वर्मा की रचना है निहार, नीरजा, रश्मि और सांध गीत। ये सब रचना किसकी है? ये सब रचना महादेवी वर्मा जी की है। तो एक प्रकार से ये 4 छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, छायावाद की बृहत्त्रयी में किस किस कवि को स्थान प्राप्त है? फटाफट से आप बताएंगे। तो छायावाद की बृहत्त्रयी में प्रसाद पर निराला शामिल हैं, यानी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। ये एक प्रकार से छायावाद की बृहत्त्रयी कहे जाते हैं। सर्वप्रथम प्रसाद जी के गीतों से ही छायावादी प्रवृत्ति के लक्षण प्राप्त होते हैं तथा उपरांत में अन्य कवियों में भी एक प्रकार से ये शैली विकसित हो जाती है छायावादी। अगला प्रश्न है, 79 नंबर प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख नाटककारों का नाम लिखिए। तो नाटककार में जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। विशाख, अजातशत्रु, ध्रुव सावनी, ये सब नाटक ही हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बड़े फेमस नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटक हैं। अगले विद्वान है रामनाथ त्रिपाठी जी, इनकी रचना है सुभद्रा और जयंत, ये दोनों उपन्यास है। इसके अलावा अंबिका दत्त त्रिपाठी जी की बात है, ये स्वयंवर नाम का उपन्यास एक प्रकार से नाटक लिखा। और अगले विद्वान है वियोगी हरि। वियोगी हरि की रचना है छंदम योगिनी। तो एक प्रकार से छायावाद के प्रमुख नाटककार हैं और ये नाटकों के नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 80 नंबर, छायावाद युगीन उपन्यासों के नाम लिखिए। तो छायावाद युगीन उपन्यासों के नाम में खास करके प्रेमचंद का नाम आता है। सेवा सदन, कर्म भूमि और गोदानी उपन्यास कहाँ का है? ये सब छायावाद युग के एक प्रकार से उपन्यास ही रहे हैं। चतुर्थेन शास्त्री भी छायावाद के उपन्यासकार हैं। इनकी रचना है वैशाली की नगर वधू और हृदय की परख। इसके अलावा जैनेन्द्र कुमार की बात की जाए तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये सब रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की हैं। ओके, तो इस छायावादी युगीन उपन्यासकारों के नाम हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 81 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, छायावादी युगीन निबंधकारों के नाम लिखिए। छायावाद युग में विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। गुलाब राय इसी युग के निबंधकार हैं, छायावाद के ही। ठलुआ कलम, मेरी असफलताएं। इसके अलावा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र पढ़ा, उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बात किए तो पंचपात्र इनकी रचना है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा अलग निकल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बात की तो पंचपात्र इनकी रचना है, जो कि एक निबंध है, छायावाद का ही है। और बेचन शर्मा उग्र की बात की जाए तो इनकी रचना है बुढ़ापा, ये छायावादी निबंध ही है। और शिवपूजन सहाय की रचना है कुछ, ये भी एक निबंध है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 82 नंबर प्रश्न है, गीत और नवगीत में क्या अंतर है? तो गीत और नवगीत में निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं। तो पहली बात तो अनुभूति की सच्चाई और अंत एवं अनुभूति की अपनी अपनी विशिष्टता, नवीन सौंदर्यबोध, आकार लघुता और नवीन बिंब प्रतीक उपमान योजना, इसकी समान विशिष्टता है खास करके। और इन सभी गीतों में लोक जीवन का रस है, और इस अर्थ में नहीं कि इन्होंने प्रचलित गीतों की तरह लोक भाषा में इन्होंने शब्द लिए हैं, बल्कि इस अर्थ में है कि इनको लोक जीवन की वस्तु चेतना को पकड़ा है। तो एक प्रकार से ये दो अंतर एक प्रकार से हैं इन दोनों में, गीत और नवगीत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83 नंबर प्रश्न है आपका, प्रमुख नवगीतकारों के नाम और उनके नवगीत संग्रहों के नाम लिखिए। नवगीतकार हैं अज्ञे जी, इनके संग्रह हरिगास पर क्षणभर और इत्तलम, ये काव्य संग्रह है। दूसरे विद्वान हैं गिरिजा शंकर माथुर, इनके काव्य संग्रह है नास और निर्माण, धूप के धान। अगले विद्वान है धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। ठीक है, 7 गीत वर्ष, ये सब धर्मवीर भारती के लिए काव्य संग्रह हैं।
अगला जो विद्वान है उसका नाम है नरेश मेहता। नरेश मेहता जो हैं एक प्रकार से भी नवगीतकार हैं। बनपांखी सोना इन्होंने लिखा। शंभुनाथ सिंह की रचना है समय की शिला पर, ये भी नवगीतकार हैं। इसके अलावा जगदीश गुप्ता की रचना है नाव के पाँव और हिमदंश, ये भी एक प्रकार से रचना इन्हीं की है। मतलब किसकी, जगदीश गुप्ता की रचना है और प्रमुख नवगीतकार हैं ये। अगले विद्वान हैं केदारनाथ सिंह, और अभी बिल्कुल अभी ये रचना है केदारनाथ सिंह की, तो ये सब नवगीतकार हैं। ओके, अगला क्वेश्चन से 84 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है प्रेमचंद के 2 उपन्यासों का नाम लिखिए। तो पहला उपन्यास है गोदान 1935 में, दूसरा है 1927 में निर्मला। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं। गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है। निर्मला 1927 ईस्वी में दहेज प्रथा और बेमेल विवाह होने से पारिवारिक विघटन और विनाश का चित्रण है। तो ये एक प्रकार से निर्मला से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा। 85 नंबर प्रश्न है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए। तो कथ्य की दृष्टि से संस्मरण में जहाँ पर समाज सेवी नेताओं, साहित्यकारों तथा प्रवासी भारतीयों के स्मृति प्रसंगों को रोचक और प्रभावपूर्ण शैली में प्रयुक्त करके पाठक को कर्म क्षेत्र के अग्रसर होने की प्रेरणा दी जाती है, वही रेखा चित्र होता है। और इसमें समाज के उपेक्षित व्यक्तियों के चित्रण पर बल दिया जाता है। शिल्प की दृष्टि से रेखा चित्र तथा संस्मरण में चित्रात्मक प्रधान तत्व होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो संस्मरण जो होता है, जो चीज़ें हमको याद आती हैं उनको हम लिखते हैं, और रेखा चित्र एक प्रकार से क्या होता है, रेखाओं से बने चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न छायावाद युग की 4 पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम लिखें। तो विशाल भारत पत्रिका 1928 में प्रकाशित हुई थी कलकत्ता से, और संपादक थे बनारसीदास चतुर्वेदी जी इसके। दूसरे जो पत्रिका है वो है हंस पत्रिका, बनारस से प्रकाशित होती थी 1930 में, प्रेमचंद के द्वारा, मतलब उसके संपादक थे। अगले जो एक प्रकार से पत्रिका है वो है चांद पत्रिका, और इसका एक प्रकार से 1920 में एक प्रकार से क्या हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1920 में पहली बार। और राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश एक प्रकार से इसके संपादक रहे हैं। साहित्य संदेश आगरा से प्रकाशित होती थी पत्रिका 1937 से, और इसके संपादक हैं गुलाब राय। अगला क्वेश्चन 87 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है छायावादोत्तर काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो छायावादोत्तर काल युग में, मतलब कि छायावादोत्तर युग में एक साथ नई प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है, और जिसमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, उत्तर छायावाद, व्यक्तिक प्रगति कविता, प्रगतिवादी धारा, प्रगयोगवादी धारा, नई कविता। तो ये सब एक प्रकार से क्या हैं, छायावादोत्तर काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। और इन प्रत्येक धाराओं में कई आंतरिक प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं, मतलब विद्यमान थी, जिनमें कुल तो उभयनिष्ठ और कुछ विशिष्ट थीं। ठीक है, ये छायावादोत्तर काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि प्रगतिवाद का प्रारंभ कब और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से प्रगतिवाद के। तो प्रगतिवाद लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी युग का प्रारंभ किया जाता है, और यह अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ के उपन्यास सम्राट जो माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और इसके प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री हैं, और इनके अतिरिक्त कहीं न कहीं पे रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, ये सब भी एक प्रकार से प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 89 नंबर प्रश्न है प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो प्रगतिवाद काव्य में मुख्यतया निम्नलिखित विशेषताएं हैं, और पहली विशेषता है इस काव्यधारा में मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को लक्ष्य बनाया गया है प्रगतिवाद में। दूसरी बात है जन संकट, वर्ग संघर्ष, उत्पीड़न, शोषण, दलित चेतना, नारी विमर्श, इन सभी से एक प्रकार से छुटकारा मिलेगा और निरूपण मिलेगा। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से है कि एक प्रकार से क्या होगा, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से हैं। तमाम प्रकार की प्रवृत्तियाँ मैंने बताई कि भाई इस काव्यधारा में मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को लक्ष्य बनाया जाता है। जन संकट, वर्ग संघर्ष, उत्पीड़न, शोषण, दलित चेतना, नारी विमर्श,
और इन सभी का निरूपण होता है। और कल स्तर, नवीन छंदों, शब्दों और नवीन उपमाओं का प्रयोग करना, ये सभी काव्य की विशेषता रही, प्रवृत्ति रही प्रगतिवाद की। अगला प्रश्न आपका है 90 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ है अथवा प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था? 1943 ईस्वी में तार सप्तक में प्रकाशन से खास करके माना जाता है। और तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद सेनग्गे जी ने किया था और इसीलिए उन्हें मतलब इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है अज्ञे को, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, तार सप्तक के कवियों का नाम लिखिए अथवा प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो अज्ञे जी के द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवियों को ही प्रयोगवाद का प्रारंभिक कवि माना जाता है। इनमें नाम आता है 7 लोग थे, इसीलिए इसको सप्तक बोला जाता है। तो पहले नाम है गिरजाशंकर माथुर जी का, दूसरे विद्वान है नेमीचंद जैन, तीसरे हैं राम बिलास शर्मा, चौथे हैं मुक्तिबोध, पाँचवें हैं भारत भूषण अग्रवाल, छठे हैं प्रभाकर माचवे और सातवें हैं अज्ञे जी स्वयं। तो एक प्रकार से 7 कवियों का संग्रह था सप्तक, ठीक है, जिसके माध्यम से एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। अगला देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन से आप मतलब 52 नंबर प्रश्न है, 92 नंबर प्रश्न है, दिनकर की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो रश्मि रथी और उर्वशी दिनकर के द्वारा रचित 2 महाकाव्य हैं। और रश्मि रथी में कवि ने महाभारत का कथानक लिया है और जबकि उर्वशी में प्रेम के ही मान्य स्वरूप के भीतर प्रविष्ट होकर के उसकी आंतरिकता और सूक्ष्म संवेदना को उभारा गया है और उसकी मतलब कहीं न कहीं पे उसे एक आध्यात्मिक और मतलब आध्यात्मिक भंगिमा देने का प्रयत्न किया जा रहा है, मतलब किया गया है। तो दिनकर जी की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक उर्वशी और एक रश्मि रथी, दोनों महाकाव्य हैं, बड़े फेमस हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य आलोचना की चर्चित पत्रिकाओं के नाम लिखें। तो प्रतीक, वार्षिकी, माध्यम, आलोचना और पहल, पक्षधर तथा तद्भव, ये सब पत्रिकाएं हैं जो कि आलोचना की प्रसिद्ध पत्रिकाएं मानी जाती हैं, जिनमें से कुछ मतलब कुछ का प्रकाशन अभी हो रहा है तथा कुछ का प्रकाशन बंद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न है कि प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम तथा उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख आत्मकथा लेखक में नाम आता है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, अपनी खबर इन्होंने लिखा आत्मकथा। दूसरे विद्वान है यशपाल, यशपाल की रचना है आत्मकथा की शिव मतलब की सिंहावलोकन। और तीसरे विद्वान है हरिवंश राय बच्चन, ये एक प्रकार से क्या भूलूं के याद करूं, जो एक प्रकार से रचना है हरिवंश राय बच्चन की है और ये एक प्रकार से प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं। और अगले विद्वान है देवराज उपाध्याय, इनकी रचना है बचपन के 2 दिन। तो इस प्रकार से आत्मकथा लेखकों के नाम पर उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रमुख संस्मरण और रेखाचित्र लेखकों के नाम उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो देखें, संस्मरण की बात की जाए और रेखाचित्र की बात की तो महादेव वर्मा का नाम उसमें हमेशा आएगा। अतीत की चलचित्र और स्मृति की रेखाएं ये इनके संस्मरण और रेखाचित्र हैं। शिवपूजन सहाय की रचना है वे दिन वे लोग। और देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है रेखाएँ बोल उठेंगी, ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है संस्मरण है। और उपेंद्र नाथ अस्क का जो संस्मरण है वो है रेखाएँ और चित्र, एक प्रकार से मंटो मेरा दुश्मन। तो ये उपेंद्र नाथ अस्क का संस्मरण है, कौन कौन सा? रेखाएँ और चित्र और मंटो मेरा दुश्मन, ये 2 रचनाएँ हैं किसकी? ये प्रमुख संस्मरण, एक प्रकार से जो प्रमुख संस्मरण रेखा चित्र और जो लेखक हैं खास करके रेखा चित्रकार हैं, संस्मरणकर्ता हैं, उन्हीं के नाम यहाँ पर मैंने आपको बताया, उनके द्वारा लिखित चीज़ों को बताया। एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को रखा। हर एक इतिहास से, हर एक कालखंड से प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो उनमें नाम है फणीसुनाथ रेणु जी, रिपोर्टाज हैं। रणजल धंजल रचना लिखी। प्रकाश चंद्र गुप्ता, स्वराज भवन और अल्मोड़े का बाजार। उपेंद्र नाथ हस्क, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और क्षण बोले कण मुस्काए, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रिपोर्टाज है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर प्रश्न है आपका, समकालीन 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो समकालीन युग में विभिन्न लेखकों ने महत्वपूर्ण कई उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि मेवाराम के द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो उसका नाम है दारा सुकोह। और दूसरे प्रभा खेतान के द्वारा लिखित रचना है चित्रमस्ता। मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखित जो एक प्रकार से उपन्यास है उनमें मिलजुल मन
तथा अखिलेश के द्वारा लिखित निर्वासन प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ये सब चार एक प्रकार से समकालीन चार उपन्यासों के नाम मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो जीवनी लेखकों के नाम बताइए। तो विष्णु प्रभाकर और विश्वनाथ एक प्रकार से त्रिपाठी, ये दो महत्वपूर्ण जीवनी लेखक हैं। और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से कथाकार शरत चंद्र की जीवनी लिखी तथा विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमेश मतलब कि व्योमकेश दरवेश नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखी। और दोनों ही जीवनी हिंदी में जीवनी लेखन के नए और उच्चतर मानदंड स्थापित करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त दो हिंदी कवियों का नाम लिखिए। तो सुमित्रानंद पंत को सन 1968 ईस्वी में उनकी काव्य कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा जी को सन 1982 ईस्वी में उनकी काव्य कृति यामा पर पुरस्कार मिला था। और उपर्युक्त दोनों ही रचनाकार छायावादी युग से संबंधित हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका है 100वां नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी प्राप्त दो लेखकों का नाम या कवियों का नाम लिखिए। तो सच्चिदानंद हिरण्यवास सेनज्ञ को 1962 ईस्वी में काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सुरेंद्र वर्मा के उनको सन 1996 में उनके उपन्यास था, एक प्रकार से उसका नाम था मुझे चांद चाहिए, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 101 नंबर प्रश्न है, इस समय प्रकाशित किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम और उनके संपादकों सहित उनके नाम लिखें, बताएं। तो इस समय हिंदी समाचार पत्रों में दैनिक जागरण तथा अमर उजाला विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और ये दोनों ही समाचार पत्र दैनिक हैं। दैनिक जागरण के संपादक संजय गुप्त हैं, जबकि अमर उजाला के संपादक डॉक्टर सचिन शर्मा हैं। ओके, आगे बढ़ते 102 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोगवादी काव्य की मुख्यतः विशेषताएं निम्नलिखित एक प्रकार से हैं प्रवृत्तियां, कई सारी विशेषताएं हैं प्रयोगवाद की। पहली विशेषता है कि हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। प्रयोगवाद में यथार्थवादी विचारधारा का निरूपण किया गया है। व्यक्ति के अंतः संघर्ष, क्षणिक अनुभूति और छोटी छोटी संवेदनाओं को व्यक्त करना, ये भी एक प्रकार से प्रयोगवाद की विशेषता रही है। भाषा, शब्द, शैली, छंद और उपमा के स्तर पर नवीन प्रयोग एक प्रकार से होना है। नवीन प्रयोग ये भी एक प्रकार से होता था प्रयोगवाद की रचनाओं में, जो भी प्रयोगवादी रचना उसमें आप देखिएगा इस प्रकार से चीज़ें थी। अगला प्रश्न 103 नंबर, अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं इत्यलम, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधन रौंदे हुए। ये सब एक प्रकार से क्या है, अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और इन काव्य संग्रहों में प्रयोगवादी काव्यधारा का स्वरूप निर्धारित हुआ है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्रा के प्रमुख काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। तो भवानी प्रसाद मिश्रा यद्यपि की प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमाणिक प्रकाशन सप्तक परंपरा के कवि हैं, लेकिन इसके उपरांत की रचनाओं से ये मूलतः प्रगतिवादी कवि ही सिद्ध होते हैं। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं खास करके भवानी प्रसाद मिश्रा जी के। अगला प्रश्न देखिएगा 56 नंबर प्रश्न है, नई कहानी की बृहत्त्रयी में कौन कौन से कथाकार हैं। नई कहानी की बृहत्त्रयी में कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव, इनका नाम स्थापित किया गया है कहानी के क्षेत्र में बृहत्त्रयी। ठीक है, और इन तीनों कथाकारों में मोहन राकेश नाटक तथा कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जो है अपने अपने संपादन कार्य और उपन्यासों के लिए भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 106 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रमुख प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं का नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी कवियों की अगर बात की जाए तो उसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। आगे की प्रमुख रूप से प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हो। आगे की रचना हरी घास पर क्षण भर और बावारा अहेरी, इंद्रधन रौंदे हुए, ये सारी रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की रचना ठंडा लोहा, अंधा युद्ध, कनुप्रिया, धूप के धान। और अगला एक प्रकार से जो है प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं में उनमें नाम आता है गिरजा कुमार माथुर का,
उनमें रचना गिरिजा कुमार माथुर की मंजीर, नास और निर्माण, शिला पंख चमकीले, धूल के स्थान और भारत भूषण अग्रवाल जो आप प्रस्तुत हैं। तो एक प्रकार से प्रयोग आदि कवियों की ये रचनाएँ हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा 107 नंबर प्रश्न है, 4 महिला उपन्यासकारों के नाम उनकी रचनाओं के साथ लिखें। तो मन्नू भंडारी आपका बंटी इनकी रचना है, कृष्णा सोबती, मित्रों, मार्जनी, मृदुला गर्ग, चितकोबरा, मिलजुल मन और मैत्री पुष्पा जो है अलमा, कबूतरी, विभन मतलब विजन। तो ये 4 महिला उपन्यासकारों के नाम हैं जिनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से थी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी संग्रहों के नाम लिखिए। तो रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल, डॉक्टर वर्मा के ये मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के सब एकांकी संग्रह हैं और इनके एकांकियों का मूल स्वर जोड़ा आदर्शवादी रहा है। डॉक्टर वर्मा की कथात्मक और अलंकृत शैली के कारण से आदर्शवाद को और अधिक पूर्णता प्राप्त हुई है, खास करके डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विचारों से। अगला प्रश्न आप देखिएगा 109 नंबर प्रश्न है आपका, 2 ऐतिहासिक उपन्यासकारों का नाम तथा उनके उपन्यासों के नाम लिखिए। तो यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक चेतना से युक्त कथाकार हैं। यद्यपि कि यशपाल ने मात्र 2 ऐतिहासिक उपन्यास जो है अमिया और दिव्या लिखे हैं, परंतु वर्मा जी ने कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई। तो ये सब क्या हैं? ये सब ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम, ये सब क्या हैं? उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न 110 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 आंचलिक उपन्यासकारों के नाम। आंचलिक वाले होता है कि गवई एक प्रकार से उपन्यास, यानी गांव से रिलेटेड उपन्यास, ठीक है। तो 2 आंचलिक उपन्यास, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का बड़ा फेमस है और पढ़ती परिकथा, ये 2 आंचलिक उपन्यास हैं। इन दोनों ही उपन्यासों के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, पढ़ती परिकथा के भी और मैला आंचल के भी। रेणु जी अपने उपन्यासों और अपनी कहानियों के आंचलिक तत्व के कारण हिंदी साहित्य में एक अत्यधिक या आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, 2 ललित निबंधकारों के नाम बताइए। तो विद्यानिवास मिश्रा, कुबेरनाथ राय, ये सब ललित निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थापित हैं। विद्यानिवास मिश्रा जी इनका मुख्य निबंध संग्रह है चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये ललित निबंधकार हैं, ठीक है। और कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और एक प्रकार से गंधमादन और विषाद योग। तो ये सब एक प्रकार से ललित निबंधकार हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत सारे प्रश्नों को हमने इसके माध्यम से समझा और तीव्र गति से जानने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर कोई त्रुटि बीच में हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि एक प्रकार से जब बहुत ज़्यादा बोलो तो बीच बीच में चीज़ें गलत निकल जाती हैं मुँह से, ठीक है। लगातार बोलते रहो और दिन भर भी मैंने पढ़ाया ही क्लास, तो अब एक प्रकार से शाम तक आते आते क्या होता है कि सारा एक प्रकार से जीव ज्योति पूरी सूख जाती है और फिर बोलो कुछ और निकलता कुछ और है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।